Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कवर करेंगे जो आपका 11th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे भी जब आप बायोलॉजी कंटिन्यू करेंगे, अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम प्रोसेस करेंगे दैट इज ग्लाइकोलिसिस। तो जो आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि उससे एनर्जी डिराइव कर सकें। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एज अ प्रोडक्ट्स। तो कंबशन रिएक्शन की तरह ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज की जा रही है। बट ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। तो दोज आर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो वो एनारोब्स हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। बट अगर हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी अर्थ पे जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया, जो फर्स्ट सेल आया, वो एक तरह से एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ही था, क्योंकि उस टाइम हमारी अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो एटमॉस्फेयर लैक ऑक्सीजन, इसीलिए आपके जो फर्स्ट सेल डिराइव हुए वो आपके एनारोब्स थे। तो अगर हम प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे। एक हो गए एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एक हो गए एनारोबिक ऑर्गेनिज्म और एक हो गए फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये दोनों एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा वर्ड आता है आपके लिए ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट में रहे विच लैक ऑक्सीजन। मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट में जी सकते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है। ऑब्लिगेट एरोब्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है आपका। ऑब्लिगेट एरोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो सिर्फ तभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो कर पाएंगे जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो उनकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, वो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है टू ब्रेक डाउन द शुगर, फैट एंड टू ऑब्टेन एनर्जी। तो हमारी साइकिल है ग्लाइकोलिसिस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस वर्ड जो है उसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्लाइकोस मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलिसिस इज स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, मींस हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं और उसमें से एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। तो जो आपकी ग्लाइकोलिसिस का ये पूरा प्रोसेस है, ये आपके तीन साइंटिस्ट ने मिलके दिया। तो इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो आपके तीन साइंटिस्ट थे गुस्ताव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ, जे पैरेनस। तो ये आपके तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस पाथवे दिया, इसीलिए इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि ये क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू डिराइव एनर्जी। तो एनर्जी तो हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, चाहे वो एरोब्स हो चाहे वो एनारोब्स हो। तो आपका ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, तो ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्लूकोज आपका कितने डिफरेंट तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो इस वीडियो में हम जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ने वाले हैं वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है इन द सेल इन साइटोप्लाज्म। तो आपका ग्लूकोज जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन में भी जाता है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब प्लांट में जो ग्लूकोज है वो कहां से आया है? इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, और वो एंड प्रोडक्ट है आपके फोटोसिंथेसिस का, या फिर वो स्टोर कर लिया जाता है। अब आपका सुक्रोज कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। तो एंजाइम्स के नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है एंड विच एंजाइम इज यूज्ड।
तो सुक्रोज कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम इनवर्टेज। अब ये दोनों आपके क्या है, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स हैं तो ये एंटर करेंगे आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, मींस ग्लाइकोलिसिस में। तो अभी हम देखेंगे पिक्चर्स के थ्रू, समझेंगे कि आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे कैसा है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फॉस्फोराइलेट किया जाता है, मींस फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है। कहीं पे भी आपको ये वर्ड मिले, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेटेड, मींस आपका जो प्रोडक्ट है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फॉस्फोराइलेट किया जाता है और बनाया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये कौन से एंजाइम करते हैं, आपके हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज ऐसे एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट आपकी साइकिल पे आते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो आपके 10 स्टेप पाथवे है। 10 स्टेप्स है मींस 10 एंजाइम है, क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत है। तो हम देखेंगे कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम है। ये मैंने यहाँ इसीलिए डाला है ताकि आप इजीली समझ सके कि कैसे ये पाथवे होता है, क्योंकि बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है लाइन वाइज एनसीईआरटी से रीड करके समझने में कि एक्चुअली हो क्या रहा है आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, कैसे आपका पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ आपके पास फ्लो चार्ट में भी लिखा है और डायग्रामेटिकली भी आपको बताया है कि कैसे ग्लाइकोलिसिस में चेंजेस हो रहे हैं, कैसे आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना और आपका जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करके फिर नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये आपकी साइकिल स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसने क्या ऐड किया, ये देखो, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें इसने 6th पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया। और ये कैसा रिएक्शन था आपका, एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ एटीपी का यूज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आप देखो ये आपकी ग्लूकोज शुगर है, इससे आपकी अब क्या बन गई, फ्रक्टोज शुगर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और कौन से एंजाइम ने ये प्रोसेस किया, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमेरेज। तो ये एडिशनल जो मैं आपको एंजाइम के नाम बता रही हूँ ये आपके लिए नीट के लिए हेल्पफुल है। एनसीईआरटी में आपको 1-2 ही एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, बट नीट के लिए आप ये सब एंजाइम्स के नाम याद रख सकते हैं कि कौन सा एंजाइम कौन सा प्रोसेस करवा रहा है। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद आपका क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो आप देखो यहाँ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से आपका क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1 पोजीशन पे भी और 6 पोजीशन पे भी दोनों में फॉस्फोराइलेशन हुई और ये किसने करवाया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट आता है आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब आप देख सकते हो यहाँ एक ब्लू साइड है और एक पिंक साइड है, इसका मतलब आपका ये जो साइक्लिक मॉलिक्यूल है अब ये ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 शुगर्स। अब ये 2 डिफरेंट आपकी शुगर बनेंगी जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आप ध्यान से देखो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आप देखो ये दोनों मॉलिक्यूल टूट गए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना। अब ये दोनों मॉलिक्यूल, इसके बाद जो आपका स्टेप है 5th, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज इस स्टेप को करवाएगा। और अब आपका जो नेक्स्ट फेज आएगा वो है पे ऑफ फेज। तो ये था आपका प्रिपरेटरी फेज जिसमें 5 स्टेप्स थे। यहाँ ग्लूकोज से आपके पास लास्ट में 2 मॉलिक्यूल आए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नेक्स्ट आता है आपका पे ऑफ फेज। अब पे ऑफ फेज में जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये 2 लिखा है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब किसमें कन्वर्ट हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों हो रही है। फर्स्ट ये जो एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज,
ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखेंगे जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ रहा है तो उस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, आप देखो आपका ये जो NAD था इसका यहाँ पे रिडक्शन हो गया और ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ आपके प्रोडक्ट का प्लस फॉस्फोराइलेशन। तो आप देखो बिसफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए और यहाँ NAD का रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और ये कौन से एंजाइम ने करवाया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो ये वो स्टेप है जहां पे फर्स्ट टाइम आपका ATP बनेगा। अभी तक हमने प्रिपरेटरी फेज में देखा आपका ATP यूज हुआ था, तो ये जो आपका 7th स्टेप है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब हमने 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया तो हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल आए। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो आप देखो 8th स्टेप में आपका क्या हुआ, जो फॉस्फेट था 3 पोजीशन पे वो 2nd पोजीशन पे आ गया, और ये कौन से एंजाइम ने करवाया, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो आपके दो मॉलिक्यूल है इन्होंने क्या बनाया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो अब आप देखो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना बाय एंजाइम इनोलेज, वाटर का रिमूवल हुआ। अब आपका लास्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, और पे ऑफ फेज जो है आपका ग्लाइकोलिसिस का उसका लास्ट स्टेप है जिसमें आपके 2 और ATP प्रोड्यूस होंगे और आपके 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे। और पाइरुवेट कैसा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में आपका कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ प्रोड्यूस हो गए टोटल, तो यहाँ प्रोड्यूस हुए टोटल सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब आप सोचेंगे कि ये तो 2 यहाँ पे भी हुए और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ, तो 4 होने चाहिए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो आपके प्रिपरेटरी फेज में यूज भी तो हो रहे हैं ना। तो आप देखो यहाँ पे 2 बार ATP यूज हो रहा है, तो इसीलिए जो आपके 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, उसमें से 2 तो खुद से ही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस यूज कर ले रहा है। तो लास्ट में आपके पास फाइनली सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिले और आपके पास पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट प्रोड्यूस हुए। तो आपकी पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमने देखी। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मैंने आपको साइकिल में भी पढ़ाते हुए बताए कि ATP आपका यूटिलाइज होता है 2 स्टेप में। तो 2 स्टेप वो आपका प्रिपरेटरी फेज के 2 स्टेप है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बनता है, और सेकेंड टाइम जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। तो ये दोनों वो स्टेप हैं जहां पे आपका ATP यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वो 2 मॉलिक्यूल्स में आपका स्प्लिट हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये आपका क्या मॉलिक्यूल है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी आप इसे बोल सकते हैं। तो 3-PGAL, और आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-PGAL कन्वर्ट हुआ इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट या फिर BPGA, बिसफॉस्फोग्लिसरेट हम इसे कह रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे ये वो स्टेप है जहां फर्स्ट टाइम आपका NADH का रिडक्शन हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा है कि 3-PGL कन्वर्ट हुआ इनटू 1,3-BPGA। तो आपके इस रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि PGL ऑक्सीडाइज हुआ विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिससे वो BPGA बनाया, प्लस आपका NAD यहाँ पे रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ कौन सा एंजाइम था, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और मैंने आपको बताया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाता है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप जो एनर्जी यील्डिंग स्टेप है जहां पे आपका ATP सिंथेसाइज हुआ, तो वो हमारे 2 स्टेप है। जब आपका BPGA कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, वहां 2 ATP बनते हैं, और दूसरा ATP बनता है जब आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP कन्वर्ट होता है इनटू पाइरुविक एसिड। तो पाइरुविक एसिड आपका की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.